दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा के लिए जो अपठित गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, इस प्रकार के बेस्ट अपठित गद्यांश पद्यांश यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। कक्षा 12वीं विषय आपका हिंदी है। यहाँ आपको ऐसे संभावित अपठित गद्यांश बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और आपको कम से कम आज मैं 5 या 6 अपठित गद्यांश बताऊंगा, आप उनको अच्छे से याद करेंगे। आपके इसमें दोनों चीज़ें कंप्लीट करी गई है, गद्यांश भी है और आप लोगों का पद्यांश भी इसमें मैंने शामिल करा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं गद्यांश बताऊंगा और उसके बाद में हम आपको पद्यांश बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका सर्वप्रथम स्टार्ट हो चुका है पहला आपका अपठित गद्यांश। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो और एक और बात, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन पर आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी हम आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। देखिए, पहला आपका अपठित गद्यांश। मानव जीवन तथा संसार नियमों से आबद्ध है। जीवन और अनुशासन वास्तव में एक ही है। इन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अनुशासन जीवन निर्माण में परम सहायक होता है। अनुशासनहीन जीवन की सर्वत्र निंदा होती है। अनुशासन में दैविक बल और अद्भुत शक्ति होती है। जीवन की सफलता का रहस्य अनुशासन में निहित है। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, इस प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। और यहाँ पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का सार्थक और सटीक शीर्षक लिखिए। तो उत्तर में आपको इसमें नोट करना है अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व, ये आपका शीर्षक हो जाएगा इस गद्यांश का। ठीक है, सही तरीके से आपको इसे याद रखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, इसमें किसका घनिष्ठ संबंध है, किससे? अनुशासन। तो देखिए, आप यहाँ पर याद रखना है आप सभी को कि जो अनुशासन जो होता है, इसमें आप लोगों को अपने जीवन में घनिष्ठ संबंध बताना है। तो मानव जीवन में अनुशासन जो है उसका घनिष्ठ संबंध है। देखो, जीवन और अनुशासन ये दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ मानव जीवन में अनुशासन का घनिष्ठ संबंध है। जीवन और अनुशासन वास्तव में एक दूसरे का संबंध है। इसके बाद सफलता का रहस्य किसमें निहित है? यहाँ आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, सफलता का जो रहस्य है वो अनुशासन में निहित है। तो जीवन की सफलता का रहस्य अनुशासन में निहित है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है, ये जो दिया है। और किसका घनिष्ठ संबंध है? तो ये जीवन और अनुशासन वास्तव में एक ही है ये, और इन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यहाँ से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में आपका जो सेकेंड अपठित गद्यांश है, इसको आप देखेंगे। यह है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अपठित गद्यांश। स्वामी विवेकानंद जी का चिंतन भारतीय जीवन तत्वों के सारभूत तत्वों को प्रस्तुत करने वाला है। उनकी प्रासंगिकता इस समय के लिए अधिक महत्वपूर्ण है कि वे आज की जिज्ञासाओं का समीचीन उदाहरण समाधान प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने शिकागो के विश्व प्रसिद्ध सम्मेलन में जो व्याख्यान दिए थे, वे आज हमारे लिए एक ग्रंथ का काम करता है। वे सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और विभक्त धर्मांधता का विरोध करते हैं। उन्होंने एक ऐसे सुखद भविष्य के प्रति अपनी आशावादिता को प्रकट किया है जिसमें मनुष्य की पारस्परिक कटुताओं से मुक्त होकर यह संसार एक समुन्नत मानवीय चेतना से परिपूर्ण हो गया है। ये जो आपको अपठित दिया है, इसमें कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं बताऊंगा। और ये क्लास 12th के लिए ही अपठित है, ये भी आप ध्यान रखिए। देखो, इसमें यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो अब यहाँ हमने जो ये पूरा पढ़ा, तो जो शीर्षक है वो क्या निकल कर आ रहा है? तो उत्तर में आपको बताना है स्वामी विवेकानंद जी का चिंतन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का चिंतन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने पूछा है शीर्षक। तो शीर्षक में भगवान स्वामी विवेकानंद जी जैसे एक आध्यात्मिक प्रणेता माने जाते हैं, ईश्वर की तरह उन्होंने उपदेश दिया है सभी को। तो कहने का अर्थ यहाँ पर उनका चिंतन आएगा, स्वामी विवेकानंद का चिंतन। विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था? तो यहाँ आपको याद रखना है कि विवेकानंद जी जो है वो विरोध किसका करते थे?
तो वो सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और विभत्स धर्मांधता का विरोध करते हैं। ये आपका सेकंड उत्तर होगा। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि लोग सांप्रदायिक में बटे, हठधर्मी हो, विभत्स धर्मांधता उनके अंदर बिल्कुल कह सकते हैं कि अपने धर्म को सर्वस्व मानते हुए और दूसरे धर्म का विरोध करना, तो ये धर्मांधता होती है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर इन तीनों से वो बिल्कुल उनके प्रबल विरोधी थे, सांप्रदायिकता के, हठधर्मिता के और विभत्स धर्मांधता के। इसके बाद में यहाँ आपका अगला जो प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द समीचीन का समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर समानार्थी लिखना है, समीचीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। और नियत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, आधुनिक उदाहरण। ठीक है, सटीक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इतने सारे आपको उत्तर मैंने बता दिए हैं। इसके बाद में यहाँ आपका जो अगला अपठित गद्यांश है वो शुरू होता है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। देखिएगा, अभी कुछ समय पहले ही संयुक्त परिवार हमारी संस्कृति की विशेषता हुआ करता था। संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक ही घर में एक साथ कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं। जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा, संपत्ति सामूहिक होती है। संयुक्त परिवार को यदि आज की आवश्यकता कहा जाए तो गलत ना होगा। ऐसे परिवार में मिलजुल कर रहने की भावना की प्रधानता होती है। इनमें सभी लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन आधुनिक समय में ऐसे परिवार का चलन कम हो गया है, जिससे कई समस्याएं पैदा हो रही है। इस पूरे संदर्भ में एक बात अच्छी है कि युवा पीढ़ी का ध्यान इसके समाधान की ओर गया है। उसे लगता है कि संयुक्त परिवारों का टूटना अच्छे संस्कारों का ग्रहण लगने के समान है। अतः इस परंपरा को पुनर्जीवित करना जरूरी है, ताकि समस्याओं का समाधान हो सके, उन्हें अकेलेपन से मुक्ति मिल सके तथा बच्चों के स्वस्थ और आनंदमयी वातावरण उनको प्रदान हो सके। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर आपको शीर्षक में किसके बारे में बात कही गई है? संयुक्त परिवार के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आपको शीर्षक में लिखना है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार शीर्षक होगा आपका। आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार में क्या सोच है? तो आधुनिक युवा पीढ़ी की जो संयुक्त परिवार में सोच है वो आप यहाँ देखेंगे। देखिएगा आप सभी, आधुनिक जो युवा पीढ़ी है वो क्या चाहती है कि सभी जो है एक होकर रहे। ऐसे परिवार में मिलजुल कर रहने की भावना की प्रधानता होती है। इसमें सभी लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आधुनिक समय में क्या हुआ है, समस्याएं पैदा हो गई, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो ये सोच रही है कि आधुनिक समय में भी संयुक्त परिवार की आवश्यकता होती है। तो संयुक्त परिवार आवश्यक है, ऐसा आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोच रही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। और ये आप देखिएगा, यहाँ उन्हें क्या लगता है आधुनिक युवा पीढ़ी को कि इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी युवा पीढ़ी का ध्यान इसके समाधान की ओर भी गया है। उसे लगता है कि संयुक्त परिवारों का टूटना अच्छे संस्कारों पर ग्रहण लगने के समान है। मतलब कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह आ रही है कि आधुनिक युवा पीढ़ी ये सोच रही है कि संयुक्त परिवार होना चाहिए। संयुक्त परिवार होना चाहिए, होना चाहिए। सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ये आधुनिक पीढ़ी आज की सोच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, संयुक्त परिवार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें माता पिता बच्चे, ठीक है, दादा दादी सभी एक साथ रहते हो, एक साथ रहते हो, उसे हम संयुक्त परिवार कहेंगे। सभी साथ साथ रहे, साथ साथ मिलजुल कर रहे, वही संयुक्त परिवार होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट जो पद्यांश है आपका, वो ये तो गद्यांश थे जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को
पद्यांश दिए हैं, पद का अंश दिया है उसे पद्यांश बोलेंगे। ये ऐसे पद्य हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। देखिएगा, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान जी, और आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझ आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। ये आप लोगों की क्या है, ये कविता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है इसका शीर्षक क्या है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर शीर्षक में आपको याद रखना है गीत। ठीक है, कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्योंकि वो ईमानदार है। क्योंकि कवि ईमानदार है, कवि ईमानदार है, देख सकते हो आप। ठीक है, वे समझदार है, कवि समझदार भी है। ठीक है, अक्लमंद भी है, वो अक्लमंद है। ठीक है, इसलिए उसे गीत बेचने में शर्म नहीं लगती है, शर्म नहीं आती है। उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मूल भाव है शर्महीन या शर्म से परे, शर्म से परे अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर होना, ये आपका इसका मूल भाव है। लोगों के बारे में इसमें नहीं सोचकर अपने कर्तव्य के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने कर्म के बारे में सोचा गया है। इसलिए यहाँ पर इस काव्यांश को ऐसे बताया है कि मैं ईमान बेचता हूँ, अर्थात जिस भी काम को करे उसमें क्या होती है, उसमें सच्चाई होती है, ऐसा यहाँ पर बताया है। ठीक है, और बाकी आपको अगले जो काव्यांश है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, जिसमें आप लोगों को, अब ये एक काव्यांश में एक कविता बताई, इस प्रकार से 3 काव्यांश और मैं इसमें बताऊंगा जो कि आपका अपठित के रूप में आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ध्यान रखना एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। और आपको एक बात मैं बता दूं, ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को जैसे डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपका हिंदी के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ऐसे संभावित प्रश्न हमने बताए हैं। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन उस पर हमने बता दिए हैं।